वेलकम बैक टू माय चैनल में फ्रेंड्स। ई लर्निंग इंडिया में आप सभी लोगों का वापस से फिर से स्वागत है और मैं आपका होस्ट आचे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टोर कीपर के आधार पर है और स्टोर कीपर के बारे में हम सारा डिस्कशन करेंगे कि स्टोर कीपर होता क्या है और स्टोर कीपर में किस तरह की वैकेंसीज निकलती है, क्या क्या उससे रिलेटेड जो भी हमारा काम जो होता है स्टोर कीपर से रिलेटेड, वो सारा इन्फॉर्मेशन आज हमारा जो आज का जो एपिसोड है इसमें हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं, एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टोर कीपर जो होता है वो सिमिलर टू शॉपकीपर होता है। ठीक है, वो सिमिलर टू शॉपकीपर होता है। जिस तरह से एक दुकानदार अपने दुकान का पूरा ख्याल रखता है, उसके दुकान में क्या सामान है, क्या सामान नहीं है, कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में है, कौन सा सामान की क्वांटिटी नहीं है, कौन सा सामान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये इनका इसको बोलते हैं स्टॉक इन्फॉर्मेशन रखना। ठीक है, अब जो है आता है दूसरा, वो सप्लायर से कोऑर्डिनेशन करता है मटेरियल को लेने से लेकर के मटेरियल को देने तक का। मटेरियल से लेने से मतलब आ जाता है कि उसको जो भी सामान वो ऑर्डर करता है वो उस सामान को रिसीव करता है, वो मटेरियल लेने का हो गया। और मटेरियल देने का मतलब हो गया जो सामान उसके पास जो स्टॉक में है नहीं निकल रहा है, ऑलरेडी पहले ये एक कंडीशन हो गया था कि भाई अगर सामान नहीं निकलता है तो हम आपको सामान वापस कर देंगे। तो इस कंडीशन में वो सामान को क्या करता है, वापस सप्लायर को वापस कर देता है, वो उसके अपने टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। लेकिन दोस्तों यहाँ जो है स्टोर कीपर की जो बात करेंगे, यहाँ पर ये सेम जो काम का जो प्रोसेस होता है वो सिमिलर टू शॉपकीपर ही होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। उसके बारे में आज बहुत ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता है और इस डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं और कैसे प्रिपरेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो सबसे पहले हम ये चीज़ को जान लेते हैं कि जब कोई सामान आता है स्टोर में, जब कोई सामान आता है तो किसके बेस पे सामान आता है। कोई सप्लायर अगर किसी कंपनी के स्टोर कीपर को अगर सामान डिलीवर करता है तो किसके बेस पे सामान को डिलीवर करता है। तो इस जो प्रोसीजर का नाम होता है इसको बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको यूज़ होता है पीओ, कहीं कहीं पर यूज़ होता है एलपीओ। ठीक है, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है लेकिन डिफिनेशन थोड़ा अलग है। एक हो जाता है पीओ परचेज ऑर्डर, एक होता है एलपीओ लोकल परचेज ऑर्डर। एलपीओ स्टैंड का मतलब हो गया लोकल परचेज ऑर्डर, जो लोकल के जो उनके सप्लायर होते हैं कंपनी के, जो उनको जो सप्लाई करते हैं मटेरियल, चाहे वो मटेरियल किसी भी तरह का मटेरियल हो, वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कोई मशीनरी हो या ड्राई आइटम्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, मीट्स हो, जिस तरह का भी वो सप्लायर होगा, अगर वो लोकल बेस पे सप्लाई कर रहा है तो वो एलपीओ बनाएगा, जिसको लोकल परचेज ऑर्डर बोलते हैं। और वो अगर इंटरनेशनल बेस से अगर कोई सामान उसको सप्लाई हो रहा है, ठीक है, मान लिया कि इंडिया को चाइना से जो मटेरियल आता है वो पीओ बनाएंगे, परचेज ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो ये पीओ बनने का जो प्रोसीजर होता है, जब एक कंपनी को किसी भी सामान का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, जब एक कंपनी को किसी भी सामान का ज़रूरत पड़ता है तो वो क्या करती है, एक इंटरनली डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है सामान के रिक्वायरमेंट्स के लिए। वो क्या करती है, मान लिया कि जब एक कंपनी में कोई एक डिवीज़न है, ठीक है, एक कंपनी में कोई एक डिवीज़न है और वो डिवीज़न का नाम हम मान लिया कि उस डिवीज़न का नाम हम रखते हैं बी। तो बी डिवीज़न को जब किसी सामान का रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने परचेजर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट डालता है कि हमको ये सामान का इतना इतना क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, जब ये सामान का क्वांटिटी जब परचेजर को मिल जाता है, जब बी डिवीज़न जो है अपने परचेज डिपार्टमेंट को जब फॉरवर्ड कर देती है मटेरियल रिक्वेस्ट, वो जो परचेजर डिपार्टमेंट होती है वो क्या करता है, उस परचेज जो रिक्वेस्ट मटेरियल है वो सप्लायर से कोऑर्डिनेट करता है, उससे रिलेटेड जो भी सप्लायर होता है वो उनसे कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देता है और उनसे कोटेशन मंगवाता है। कोटेशन मतलब वो उन सप्लायर से कहता है कि अगर आपके पास ये सामान है तो ये क्या प्राइस में आप दोगे, आपके क्या ऑफर्स वगैरह है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो आप हमको फॉरवर्ड करो। तो वो 4-5 सप्लायर से जो है कोटेशन मंगाता है और वो कोटेशन और वो जो मटेरियल रिक्वेस्ट जो बी डिवीज़न से आया था, इन दोनों को मिला करके अपने ऑपरेशन मैनेजर के पास लेके चल जाता है। जो बी डिवीज़न का जो ऑपरेशन मैनेजर होता है, ठीक है, उनके पास लेके चला जाता है। वो चला जाता है मतलब वो फॉरवर्ड कर देता है वो सारा ईमेल के प्रोसीजर से और हार्ड कॉपी फॉरवर्ड कर देता है अगर चाहिए हो तो जब ऑपरेशन मैनेजर को सारा डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो वो क्या करता है, वापस से वो अपने एक बार रिव्यू करता है और वापस से बी डिवीज़न को जो उसका हेड है, जो मैनेजर है, जिसके अंडर वो डिवीज़न रन करता है,
वो उनको फॉरवर्ड कर देता है कि ये कोटेशन है, तुम बताओ। फिर वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, कोई एक कोटेशन को अप्रूव करते हैं और वापस परचेज डिपार्टमेंट को वो कोटेशन को साइन करके डिवीजन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ये दोनों अपना अपना सिग्नेचर करके वापस परचेज डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। वापस से परचेज डिपार्टमेंट अब क्या करता है, उसी कोटेशन के बिहाफ में एक और डॉक्यूमेंट तैयार करता है, उसी को पीओ बोलिए या फिर एलपीओ बोलिए, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, बस समझने के लिए परचेज ऑर्डर, वो एक फॉर्मेलिटी तैयार करता है और उसके कोटेशन में जो भी टर्म एंड कंडीशन था उसी के बिहाफ में वो अपना पीओ तैयार करता है, जो भी सप्लायर कोटेशन को वो लोग अप्रूव करते हैं। अब उसके बाद वो पीओ पर्टिकुलर सप्लायर को भेज दिया जाता है। अब वो सप्लायर जो है मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर देता है अकॉर्डिंग टू परचेज ऑर्डर, जो भी क्वांटिटी है, जो भी डिलीवरी का डेट वगैरह है। अब यहाँ हम आते हैं वापस, अब हम आते हैं स्टोर कीपर में। अब सप्लायर सामान लेकर के आएगा तो वो किसको डिलीवर करेगा, कोई तो बंदा होना चाहिए जो सप्लायर का सामान को रिसीव करे। वो डायरेक्ट बी डिवीजन को तो आगे डिलीवर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही काम शुरू होता है स्टोर कीपर का। तो स्टोर कीपर क्या, जब सप्लायर सामान लेकर के आता है स्टोर कीपर के पास, तो वहाँ पर वो उस सामान के साथ कंपनी ने जो एलपीओ क्रिएट करके उनको दिया था, उस एलपीओ की कॉपी, सप्लायर अपना इनवॉइस कभी लाता है कभी नहीं लाता है, डिलीवरी नोट मैंडेटरी वो जरूर लेकर के जाएगा जिसमें वो स्टोर कीपर का साइन लेगा एज एविडेंस मटेरियल गुड कंडीशन में मटेरियल रिसीव हो गया है। तो जब ये 3 डॉक्यूमेंट्स या फिर 2 डॉक्यूमेंट्स मटेरियल के साथ जब स्टोर कीपर के पास आता है, तो स्टोर कीपर फिजिकल इन्वेस्टिगेट करता है कि जो एलपीओ कंपनी ने इसको दिया था वो वाकई में हमारी कंपनी की है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपना कंपनी का लोगो वगैरह उसको तो अच्छे से पता होगा मेरी कंपनी का क्या नाम है। स्टोर कीपर इस चीज़ को वेरीफाई करता है, सप्लायर का नाम दिखता है, मटेरियल का नाम दिखता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी दिखता है, ब्रांड्स दिखता है, कलर दिखता है, जो भी एलपीओ में था वो एक बार ज़रूर रिव्यू करता है। वापस से फिजिकल जो मटेरियल है उसका फिजिकल इंस्पेक्शन करता है कि वाकई में सेम मटेरियल है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर सेम मटेरियल है तो वो क्या करेगा, डिलीवरी नोट लेगा, चेक करेगा एलपीओ, डिलीवरी नोट और मटेरियल तीनों ओके है, तब वो क्या करेगा, डिलीवरी नोट में जो है वो स्टोर कीपर अपना साइन करेगा। उनके पास रिसीविंग का एक स्टम्प होता है, कंपनी देती है स्टोर कीपर को, वो स्टम्प को वो डिलीवरी नोट के ऊपर लगा देता है डेट के साथ, जो भी जिस डेट में मटेरियल रिसीव करता है डेट और टाइम के साथ। और डिलीवरी नोट की जो 2 कॉपी होती है, एक कॉपी सप्लायर वापस ले जाता है एज अ रिसीविंग, और 2 कॉपी स्टोर कीपर अपने पास रखता है। कभी कभी क्या होता है, सप्लायर 2 कॉपी ले जाते हैं और 1 कॉपी स्टोर कीपर को देते हैं, ऐसा भी होता है कहीं कहीं। अब स्टोर कीपर का काम शुरू हो गया, वो मटेरियल को रिसीव कर लिया है, उसने एलपीओ चेक किया, डिलीवरी नोट को चेक किया, मटेरियल को चेक किया, एवरीथिंग इज ओके, वो मटेरियल को रिसीव कर लिया अपने स्टोर में। तो अब वो क्या करेगा, उसके पास एक पैड होता है, इसको बोलते हैं इनवर्ट्स मटेरियल, ठीक है। इनवर्ट्स मटेरियल, वो क्या करेगा, मटेरियल को इन्वर्ट्स कर रहा है, अपने स्टोर के अंदर ले रहा है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इन्वर्ट्स नोट्स में वो जो है सप्लायर का डिटेल्स ऊपर लिखेगा, किस पीओ के अगेंस्ट में ये मटेरियल आया, ऊपर में कॉलम होता है परचेज ऑर्डर बोल करके, वहाँ पर ही वो पीओ का डिटेल्स, पीओ नंबर लिखेगा, कौन से डेट को मटेरियल रिसीव हुआ है, क्या मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी है, कौन सा ब्रांड है। अब मान लें कोई हार्ड मटेरियल है तो क्वांटिटी में होगा, ठीक है। कोई ड्राई आइटम है, खाने वगैरह का है, अगर वो केजी में है तो केजी में होगा, मिलीलीटर में है मिलीलीटर में होगा, लीटर में है तो लीटर में, जैसा भी उसका अपना यूनिट होगा मेजरमेंट का, उसी यूनिट के अकॉर्डिंग में वो वहाँ पर मेंशन करेगा। जब ये मेंशन हो जाता है, वो इन्वर्स नोट बना लेता है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके पास जो अपना जो एप्लीकेशन है कंपनी की, आजकल टैली वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत ही रेयर ही कंपनी होगी जो टैली का इस्तेमाल करती है, वरना हर कंपनी का अपना ERP का सिस्टम होता है, वो उसी पे सारा एंट्री जो है वो अपना इन्वर्स जो है मटेरियल का, उसी पे स्टोर कीपर इन्वर्स जो है एंट्री कर देते हैं। तो वो जो मटेरियल जो सप्लायर्स उसको रिसीव हुआ है, वो इन्वर्स अब बना लिया है। अब वो इन्वर्स का सेम इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ही उनके जो ERP सिस्टम में है, वो सप्लायर का नाम अगर पहले से सप्लायर एंट्री है उस सिस्टम में, तो ऑटोमेटिक सप्लायर का नाम डालने से वो ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगा, वहाँ पर ही वो अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिट कर देता है। और अगर सप्लायर नया है, फर्स्ट टाइम मटेरियल डिलीवर कर रहा है स्टोर में या कंपनी को, तो क्या करेगा, वो फिर नया सप्लायर क्रिएट कर लेगा। वो स्टोर कीपर को कंपनी ट्रेनिंग ऑलरेडी दे देती है ERP की, कैसे क्रिएट करना है। अब बात करते हैं कि अब जो मटेरियल भी रिसीव हो गया, इन्वर्स नोट्स भी बन गया, स्टोर में सामान सिस्टम में एंट्री भी हो गया, तो अब स्टोर कीपर क्या करता है, नेक्स्ट क्या करता है वो, अब स्टोर कीपर यहाँ पर ही क्या करता है, वो जो पीओ की जो कॉपी उसको सप्लायर से आई,
डिलीवरी नोट की कॉपी जो उसके पास सप्लायर से मिली है, अपना इन्वर्स नोट जो वो खुद बनाया है, इन तीनों का जीरोक्स करता है, 2 सेट बनाता है। एक सेट अपने पास फाइल करता है, दूसरा जो ओरिजिनल सेट होता है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देता है इनवॉइस का के लिए, पेमेंट क्लियरेंस के लिए। बस वो फॉरवर्ड कर दिया, स्टोर कीपर का काम यहाँ पर ही फिनिश हो गया, यहाँ तक सामान आने तक का एंट्री हो गया, खत्म यहाँ पर काम। अब स्टोर कीपर का दूसरा काम आता है, अब वो जो सामान जिस डिवीज़न ने मंगाया था, जिस भी पर्पज से मंगाया था, वो डिवीज़न का कोई बंदा, जो बी डिवीज़न ने जो रिक्वेस्ट किया था मटेरियल कंपनी को, उसका सामान आ गया, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया सामान आ गया बोल करके, क्योंकि ऑलरेडी सप्लायर उधर इन्फॉर्मेशन देता है परचेजर को, परचेजर डिवीज़न को देता है, मटेरियल डिलीवर्ड हो गया। कभी कभी स्टोर कीपर भी क्या है इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देता है, ये सामान रिसीव है, तो भी पता उनको चल जाता है डिवीज़न वाले को, जिस भी डिवीज़न में सामान होता है। तो अब वो डिवीज़न वाला का बंदा जो भी सामान लेने करके आएगा, बोलेगा ये मेरा सामान है, हमको लेना है, ले करके जाना है, तो स्टोर कीपर ऐसे ही नहीं दे देगा सामान, उसके लिए फिर एक फॉर्मेलिटी होती है, उसको बोलते हैं मटेरियल आउटवर्ड्स नोट्स, ठीक है। उसके पास एक दूसरे तरह का पैड होता है जिसको कहीं कहीं पर GRN भी बोलते हैं, गुड रिटर्न नोट्स, ठीक है, MRN भी बोलते हैं, मटेरियल रिटर्न नोट्स भी बोलते हैं, या मटेरियल आउटवर्ड्स नोट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो बंदा सामान लेने के लिए आया है, उसके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, या तो किसी पेपर में रिसिप्ट में होना चाहिए कि इस बंदे को ये सामान दे दो, या स्टोर कीपर के पास उस डिवीजन से मेल आएगा कि फला बंदा आएगा, उसको सामान दे देने का है, ठीक है। अब वो बंदा जब स्टोर कीपर के पास सामान लेने के लिए आएगा, तो स्टोर कीपर क्या करेगा, इनवर्स नोट्स बनाएगा। अगर इंटरनल बंदा है तो कंपनी का ही बंदा है, तो वो सिर्फ इनवर्स नोट्स बनाएगा, सामान का नाम लिखेगा, ठीक है, सामान की क्वांटिटी लिखी, कितना उसको दे रहा है, वो बंदे का साइन लेगा, मटेरियल उसको हैंड ओवर कर देगा, वो बंदा उसमें साइन कर देगा आउटवर्ड नोट्स में, मटेरियल हैंड ओवर कर दिया। ये इंटरनल प्रोसीजर है। अगर कोई कंपनी का ही आदमी सामान लेके जा रहा है तो आउटवर्ड नोट्स बनेगा। अगर वो सामान किसी दूसरी कंपनी को, आउट ऑफ कंपनी को अगर डिलीवर्ड करना है, भेजना है, ठीक है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, मटेरियल ट्रांसफर नोट बनाएंगे। मटेरियल ट्रांसफर नोट मतलब अगर एक कंपनी, हमारी कंपनी को दूसरा कोई ब्रांच दूसरे जगह पे है, वहां सामान भेजना है, तो मटेरियल ट्रांसफर का रिसिप्ट तैयार करेंगे, सिस्टम में ऑलरेडी होता है, उसमें सेम प्रोसीजर होगा जो और मटेरियल आउटवर्ड्स में वैसे के लिए वो मटेरियल ट्रांसफर होगा। उसमें गार्ड व्हीकल नंबर लिखेंगे, किस व्हीकल से जा रहा है, कौन ड्राइवर है, कौन ड्राइवर सामान लेके जाए, उसका लाइसेंस का कॉपी हम लोग जीरोक्स करके अटैच कर लेते हैं एविडेंस के लिए। बाद में बताऊंगे ये सारा पेपर क्यों अरेंज करते हैं, क्यों कॉपी रखते हैं, ठीक है। वो जब सामान हम प्रिपेयर कर लेते हैं, नोट्स मटेरियल ट्रांसफर का, ड्राइवर का कॉपी, लाइसेंस कॉपी ले लिए, अटैच कर लिए, अब इसकी 2 कॉपी बनाएंगे, एक अपने पास रखेंगे, एक अकाउंट्स को सबमिट कर देंगे इनवॉइस प्रोसेस के लिए, और फिर सिस्टम से हम क्या करेंगे, उसी रिसिप्ट के अगेंस्ट में, उसी मटेरियल आउटवर्ड्स हो गया या मटेरियल ट्रांसफर हो गया, इसी के बिहाफ में उसका एक सीरियल नंबर होता है, उसको इंटर करके मटेरियल को आउट कर देंगे सिस्टम से। अब क्या होगा, हमारा स्टॉक 0 हो गया, आया था जितना वापस चला गया, 1 पीस अगर आया था तो 1 पीस वापस चला गया, अगर 2 पीस आया था तो 1 पीस गया तो 1 क्वांटिटी बचेगा। क्लियर हो गया। अब मान लिया जाए कि अगर वो सामान दूसरी कंपनी को दे रहे हैं, अपना कोई डिवीजन को नहीं, दूसरी कंपनी को दे रहे हैं, तो वहां पर आपको डिलीवरी नोट की रेट बनाना पड़ेगा। जो ऐसा डिलीवरी नोट आपने दूसरी कंपनी से रिसीव किया था सामान लेने टाइम, उसी तरह से आपको भी जब दूसरी कंपनी को, स्टोर कीपर को भी जब दूसरी कंपनी को देना होता है सामान, वो डिलीवरी नोट बनाता है। कंपनी का अपना फॉर्मेट होता है डिलीवरी नोट का, वो उसमें क्या करेगा, सबसे पहले जिस भी कंपनी को भेज रहा है वहाँ लिखेगा किस डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ में वो डिलीवरी नोट बना रहा है, तो वो आपको जो सेल्स टीम है वो आपको जो है पीओ, सेम उस कंपनी का पीओ आपको कॉपी देगी उसकी, आप उसको पीओ का नंबर वहाँ लिखोगे, क्या मटेरियल वो लिखोगे, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, कौन सा कलर है, कौन सा ब्रांड है, वो सारा आप बना करके डिलीवरी नोट में हमेशा 4 कॉपी होता है। 1 कॉपी हमेशा आपके बुक में रहेगा, 3 कॉपी आप वहाँ से निकाल लोगे, 3 कॉपी निकाल के एलपीओ के साथ जो कंपनी से आया है उससे अटैच करोगे, ड्राइवर के हाथ में दोगे, गेट पास बनाओगे अगर वो गेट पास वहाँ होता है तो, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ड्राइवर के हाथ में दोगे, ड्राइवर मटेरियल लेकर के जाएगा, उस कंपनी में डिलीवर्ड करेगा, वो कंपनी वाले अपने पीओ की कॉपी रख लेंगे, और डिलीवरी नोट में सेम जिस तरह आपने रिसीव किया, स्टंप लगाया, साइन किया, उसी तरह वो कंपनी का भी जो स्टोर कीपर होगा, जो भी बंदा रिसीव करने वाला होगा, वो भी रिसीविंग का स्टंप लगाएगा, साइन करेगा, इसकी कॉपी वापस ड्राइवर को दे देगा, ड्राइवर आपको दे देगा। सेम टाइम भी आप फिर से अपने सिस्टम में जाकर के आइटम को माइनस करेंगे,
जितना भी आइटम डिलीवर्ड किए हैं एंट्री करके, 1 नंबर तो 1 नंबर, 2 नंबर तो 2 नंबर, बस एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। ये 2 काम हो गया, मटेरियल आया भी, मटेरियल चला भी गया। मटेरियल के लिए, मटेरियल जब आया तो किस तरह का डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट था स्टोर कीपर को, मटेरियल जब फॉरवर्ड किया या डिलीवर्ड किया, ट्रांसफ़र किया तो किस किस तरह का डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट था स्टोर कीपर को, वो सारा प्रोसीजर अभी क्लियर हो गया है। अब हम बातें करते हैं, ये जो हम आपको बार बार बोल रहे थे कि सामान को, जो भी मटेरियल उसका जो पेपर हम लोग एक कॉपी क्यों रख रहे हैं, वो इस वजह से स्टोर कीपर एक ऐसा पोजीशन होता है, वो सिर्फ सामान नहीं होता बल्कि कंपनी का पैसा होता है। वहाँ जो भी सामान स्टोर में होता है वो सिर्फ सामान नहीं है बल्कि कंपनी का पैसा है। कंपनी का पैसा वो रखा हुआ है, जो नज़र आता है सामान लेकिन होता है कंपनी का पैसा। तो कंपनी की जो एक ऑडिट टीम होती है, इंटरनल ऑडिट टीम, वो कभी भी आके आपसे सवाल जवाब कर सकती है कि ये जो सामान आपका आया था कहाँ गया। तो अगर आपके पास कॉपी रहेगा, आप कॉपी को संभाल के रखोगे, आप उनको दिखा सकते हो ये जो सामान आया था ये फला फला के इंस्ट्रक्शन से, फला कॉपी के एविडेंस में ये पेपर, ये मटेरियल हमने डिलीवर्ड कर दिया। आप हमेशा, आप इसको एज अ स्टोर कीपर आपको हमेशा इस चीज़ के बारे में ख्याल रखना होगा कि आपके पास जो फिजिकल स्टॉक है मटेरियल का, सिस्टम में भी सेम स्टॉक होना चाहिए। अगर मान लिया कि किसी मटेरियल का सिस्टम में 5 क्वांटिटी दिखा रहा है और फिजिकल 6 है, तो भी वो स्टोर कीपर को ट्रबल होगा। आपको पता करना होगा सिस्टम में कैसे माइनस हो गया, आपको उसको ठीक करना होगा। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो IT डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करेंगे ईमेल करके, और उनसे आप रिक्वेस्ट करोगे कि इस चीज़ की क्वांटिटी हमको बढ़ानी है, गलती हो गया बोल करके एक मेल डालोगे, वो करेक्शन कर देगा। अगर मान लिया जाए कि स्टॉक में 5 दिखा रहा, फिजिकल 4 है, आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिया, वाकई में मटेरियल डिलीवर नहीं हुआ, बाई मिस्टेक वहाँ एक्सेस कभी कभी होता है ना, टाइपिंग करने में आदमी काम के प्रेशर में हड़बड़ा के टाइपिंग करने में क्वांटिटी ज़्यादा दब जाता है। ऐसा अक्सर होता है कि क्वांटिटी ज़्यादा दब जाता है, तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऑडिट आते हैं, लोग फंस जाते हैं, स्टोर कीपर फंस जाते हैं, जवाब नहीं रहता है। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर एज अ स्टोर कीपर आप अप टू डेट रहें, स्टॉक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, और जितना फिजिकल स्टॉक आपका है आपके स्टोर में, सिस्टम में भी उतना ही स्टॉक होना चाहिए। अब बातें करते हैं कि स्टोर को कैसे अरेंज करते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड होता है 2S का स्टैंडर्ड होता है स्टोर में। स्टोर को अरेंज करने के लिए पहला होता है शॉर्टिंग, दूसरा होता है सिस्टमाइजिंग। शॉर्टिंग का मतलब हम इससे ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपके पास जो भी मटेरियल है उसको आप तरीके से जो है उसको शॉर्ट करो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मटेरियल आ गया उसको ही मिला दिया, जो पहले से है उसको ही मिला दे, जो बाद में रिटर्न आया उसको ही मिला, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट करना चाहिए। तो शॉर्ट करने से क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर टेक्निकल स्टोर कीपर है, कोई गैराज वगैरह का व्हीकल वगैरह स्टोर कीपर है, या कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट स्टोर कीपर है, तो ऐसा कभी होता है कि पुराना सामान मिला के डाल दिया, नया सामान वहीं पर ही है, तो मिक्स हो जाता है, तो कन्फ्यूजन होता है स्टॉक में। ऐसा ना करें, बल्कि शॉर्टिंग हमेशा करते रहे, पुराना हमेशा अलग रखें, जो नया स्टॉक उसको अलग रखें, उनकी क्वांटिटी सिस्टम से अकॉर्डिंग सेम टू सेम होनी चाहिए। सिस्टमाइजिंग, आपके पास जितना भी तरह का सामान है, चाहे वो मशीनरी से रिलेटेड हो, ड्राई आइटम से रिलेटेड हो, फ्रोजन आइटम से रिलेटेड हो, वेजिटेबल से रिलेटेड हो, अपने रैक को ऐसा सिस्टम से रखिए कि जब आपको जिसको भी सामान देने की आवश्यकता हो, जैसे भी आपको रिक्वेस्ट आए सामान देने के लिए, आप तुरंत में उस जगह पे पहुंच जाओ, सही जगह पे, और सामान निकाल करके आप डिलीवर कर सकते हो, उसके हाथ में दे सकते हो, उस बंदे के हाथ में जो भी आपका सामान लेने आया है। स्टोर कीपर का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि वो बिना रिसीप्ट के किसी को भी सामान नहीं देगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है स्टोर कीपर के साथ फ्रेंडशिप हो जाते हैं लोगों का, या थोड़ा सा ये सामान दे दो, थोड़ा वो सामान दे दो, तो वो स्टोर कीपर तो दे देता है, लेकिन पेपर वर्क नहीं होने की वजह से, एक सिस्टमेटिक प्रोफेशन नहीं होने की वजह से, बाद में उसी स्टोर कीपर के ऊपर में वो जो दिया हुआ जो फ्रेंडशिप है बाद में एक ब्लेम बन जाएगा। जब ऑडिट टीम आएगी सवाल करेगी, आपको जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपने तो उस टाइम फ्रेंडशिप दिखाया था, अभी ऑडिट टीम आपसे आकर के सवाल कर रही है और आपके पास जवाब है नहीं, क्योंकि आप बोल तो नहीं सकते हो एज अ फ्रेंडशिप मैंने उनको सामान दिया था, नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बेहतर होगा अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, कि हम जो स्टोर कीपर है, जो भी सामान हम सामने वाले को दे, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। स्टोर के अंदर हमेशा सेफ्टी का ख्याल रखें। अगर आपके पास किसी भी तरह का ऑयल और केमिकल या एसिड वगैरह अगर आपके स्टोर में है, तो उसको हमेशा सेपरेट रखें और कूल एरिया में आप रखें, उसको गर्म एरिया में बिल्कुल भी ना रखें। उससे क्या होता है, फायर होने का डर रहता है। हमेशा ध्यान रखें कि आपके स्टोर के अंदर में फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो A, B, C, D और E कैटेगरी का है कि नहीं है।
बिल्कुल होना चाहिए, कंपलसरी है। नहीं है तो अपने स्टोर जो ऑफिसर है या स्टोर सुपरवाइज़र, स्टोर मैनेजर है, उनसे रिक्वेस्ट करके आप ज़रूर से स्टोर में उसको ला के रखिए, कभी भी काम आ सकता है। स्टोर के अंदर फास्टैग्स का बॉक्स ज़रूर होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एज ए स्टोर कीपर आपको जो है, अगर आपको इंटरेस्ट है स्टोर कीपर में जाने के लिए, स्टोर कीपर का में काम करने के लिए, तो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया हूँ। स्टोर कीपर इस तरह से काम करता है। अब बताते हैं आपको कि स्टोर कीपर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो +2 12 मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री है, इट्स गुड फॉर यू, लेकिन 12th कम से कम होना चाहिए। इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको लैंग्वेज आना चाहिए इंग्लिश का। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ब्रिटिश वाली इंग्लिश आनी चाहिए, अमेरिकन एसेंट आनी नहीं। अपना जो इंग्लिश है काफ़ी है, बात कर सकते हैं, ईमेल वगैरह लिख सकते हैं, इतना इंग्लिश आना चाहिए। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो LIFO स्टैंड फॉर होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, FIFO स्टैंड फॉर होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको ये दोनों का एग्जांपल बहुत अलग होता है। FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर आपके स्टोर में किसी तरह का लिक्विड मटेरियल है जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत कम है, जैसे मान लिया जाए कि आइसक्रीम है, क्रीम है, आपका उसके बाद जो आपका बटर वगैरह है, इसकी एक्सपायरी डेट बहुत कम आती है, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना हो। जैसे आपका स्टॉक आता है आपको जल्दी से रिलीज करना होता है स्टोर से, इसको बोलते हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आपके पास किसी कुछ ऐसा मटेरियल आ रहा है जो आपके पास 2 क्वालिटी का है, ठीक है। मान लिया जाए कि आपके पास ऑयल आ गया है, फ्राई ऑयल आपके स्टोर में 2 क्वालिटी का है। एक एक्सपायरी डेट आपको चेक करनी है कि आपका जो मटेरियल आ रहा है उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, कौन से मटेरियल का एक्सपायरी डेट ज़्यादा है, कौन से मटेरियल का एक्सपायरी डेट कम है। तो यहाँ पर ही जो है आपको इस चीज़ को नोट करके, क्योंकि जब भी आपको इससे, अगर आप होटल वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं या होटल वगैरह के स्टोर कीपर के या कैटरिंग वगैरह के स्टोर कीपर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर से नॉलेज होना चाहिए कि आप जो भी सामान आपके पास आएगा सप्लायर से, जो भी खाने वगैरह का सामान है, लिक्विड आइटम है, तो आप इसमें ज़रूर से एक्सपायरी डेट का एक नोट आप ज़रूर से लगाएंगे, ताकि आपको अप टू डेट अपडेट रहेगा कि किस तरह का सामान आपके पास आया है और इसकी वैलिडिटी कब तक है। तो ये माइंड में आपका हमेशा क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर ही जो आपको कंपेयर करना है किसकी एक्सपायरी डेट ज़्यादा किसकी कम है, तो जिसकी ज़्यादा होगी वो लास्ट में निकलेगा, कंपेयर टू जिसकी कम होगी वो पहले जाएगी। इसीलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका एक्सपायरी डेट कम है वो पहले निकल जाएगा, जिसका एक्सपायरी डेट ज़्यादा है वो बाद में निकलेगा। तो दोस्तों आज का हमारा स्टोर कीपर का टॉपिक यहीं पर ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो इसमें से हेल्पफुल ज़रूर होगा आपके करियर के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।